नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 जनवरी यानी कि 3 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। देखिए समय कितना जल्दी से भाग रहा है। अभी तो कल ही हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहे थे, ठीक है। अभी 1 तारीख का दिन लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और अचानक से 3 तारीख हो गई। तो समय देखिए कितना तेजी से भाग रहा है। तो देखिए आप लोग का एग्जाम भी बहुत तेजी से आपके सामने आ जाएगा, इसलिए तैयारी बिल्कुल जोर शोर से स्टार्ट कर दीजिए। जिन लोग कर रहे हैं वो और भी अपनी स्पीड दें। जो लोगों ने तैयारी नहीं शुरू किया है अभी से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि सिर्फ सिलेबस को कवर करना ही नहीं, सिलेबस को मल्टीपल रिवीजन करना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपनी तैयारी में लग जाइए। मैं वैसे आशा करती हूँ आप सभी लोग काफी सिंसियर हैं और अपना बिल्कुल समय, अपना पूरा फोकस लगाए हैं अपने एग्जाम में। बाकी इसी तरीके से रेगुलर रहिए और बिल्कुल अपनी नोट्स, अपनी शॉर्ट नोट्स, अपनी की नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, ठीक है। तो चलिए जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को शेयर करें आप सभी लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास के वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने जुपिटर आईसी म्यूज एक्सप्लोरर यानी कि जूस मिशन लॉन्च किया है। तो यहाँ पे ये जुपिटर से रिलेटेड यानी कि बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड ये मिशन है और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। जाक्सा यानी कि ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी, नासा अमेरिका की, यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसरो भारत की। ऑप्शंस जब भी देखें आप लोग कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने की, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये जूस मिशन है। आइए इसके बारे में डिस्कस करें। तो यहाँ पे देखा जाए ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अभी ये घोषणा किया है कि वो इस साल यानी कि 2023 में अप्रैल में एक मिशन लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, ठीक है। तो जो जुपिटर के जो आईसी यानी कि जो उसके चंद्रमा है, जो सैटेलाइट है जुपिटर्स के, उनको क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा बृहस्पति के लिए ये यूरोप का पहला समर्पित रोबोटिक मिशन है, ठीक है। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस मिशन की बात किया जाए तो ये माना जा रहा है जो अभी इस साल यानी कि अप्रैल 2023 में लॉन्च होने वाला है, ये बृहस्पति तक कब तक पहुंचेगा, तो जुलाई 2021 तक जो है ये बृहस्पति पर पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इस मिशन के द्वारा। इस मिशन के बारे में थोड़ा बात किया जाए तो ये मिशन जो है बृहस्पति के चारों ओर कक्षा में प्रवेश करेगा और इसके जो बर्फीले, ध्यान रखिएगा आईसी, यहाँ पे क्या लिखा, आईसी मून्स यानी कि जो बर्फीले इसके चंद्रमा है, जो सैटेलाइट्स है, कौन कौन से दोस्तों, यहाँ पे देखिए यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो। ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये ध्यान रखिएगा किसका सब जो है चंद्रमा है, सैटेलाइट है। तो यूरोपा बृहस्पति का है, गैनीमेड बृहस्पति का है, आपका कैलिस्टो जो है ये भी बृहस्पति का है। इसमें जो है प्रवेश करेगा और कई फ्लाई बाय प्रदर्शन करेगा, ठीक है। ये इस मिशन, इसके बारे में बात करें। इसके बाद जो है चंद्रमा के पार, ठीक है, चंद्रमा के 4 साल के चक्कर लगाने के बाद ये कहा, यह जो है जूस मिशन गैनीमेड के चारों ओर कक्षा में प्रवेश करेगा, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा। ध्यान रखिएगा गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का जो है सैटेलाइट है और ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये मिशन जो है फिर इसके बाद इस पूरे गैनीमेड का चक्कर लगाएगा। अगर हम बृहस्पति ग्रह की बात करें तो ये हमारे जो है सूर्य से ये 5वां ग्रह है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए सूर्य का ये 5वां ग्रह, यानी कि क्रम से देखा जाए तो कौन कौन से ग्रह आते हैं, उसके बाद जो है 5वें नंबर पे आता है। चलिए आज आप मुझे ज्योग्राफी से रिलेटेड चीजें बताएंगे। सबसे पहले मुझे क्रम बताएंगे कि सबसे पहले जो है सूरज के सबसे करीब ग्रह कौन सा है, ठीक है, ये मुझे बताइए। और मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा वर्तमान में किस ग्रह के पास सैटेलाइट है, ये आप मुझे बताएं, ठीक है। और ये इस तरह आप पहले मुझे बृहस्पति से रिलेटेड मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड चीजें बताइए और थोड़ा सा एक बार कोशिश करिएगा कि सौरमंडल से रिलेटेड चैप्टर जो आपका ज्योग्राफी का है वो थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके। तो चलिए मुझे इसका आंसर करिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में और आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज शुरू किया है। तो ये चैलेंज है प्रज्वला, ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर इस ए है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रज्वला चैलेंज शुरू किया गया। ये बात करते हैं
तो यहाँ पे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसने अभी 30 नवंबर 2022 को प्रज्वला चैलेंज शुरू किया है। और ध्यान रखिएगा ये चैलेंज जो शुरू किया गया है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए शुरू किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चैलेंज का उद्देश्य क्या है, जो हमारे भारत में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए जो विचार हो, जो समाधान हो, जो कार्य हो, वो प्रस्तुत करना। एक तरीके से यहाँ पे विद्वानों को, यहाँ पे शिक्षाविदों को एक टास्क दिया जाएगा कि वो किस तरीके से अपने विचार दें, जिससे कि क्या होगा, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है उस ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से बदला जा सके, अपने विचार प्रस्तुत करें, अपने समाधान दे, कार्य बताएं। उसके लिए आमंत्रित किया जाएगा विभिन्न समुदायों को। यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए जो क्षमता रखने वाले जो व्यक्ति हैं, सामाजिक उद्यम है, स्टार्टअप्स है, निजी क्षेत्र है, सिविल सोसाइटी है, समुदाय आधारित संगठन है, शैक्षणिक संस्था है, स्टार्टअप्स है, इंक्यूबेशन केंद्र है, निवेशकों आदि को क्या किया जाएगा, अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। एक चैलेंज दिया जाएगा, एक टास्क होगा। ठीक है, और इसी के माध्यम से वो बता सकेंगे कि क्या क्या वो चीजें की जाए, कौन कौन से वो विचार होंगे, कौन कौन से वो ऐसे समाधान होंगे जो हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में बदलाव ला सके, उन्हें बदल सके। तो यही वो चैलेंज है जो कि शुरू किया गया है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चैलेंज क्या है, प्रज्वला चैलेंज। किसके लिए शुरू किया गया है, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं सारी चीजें आप लोग को नहीं बताने वाली, मैं भी आपसे ये देखना उम्मीद करती हूँ बच्चा कि मैं ये सोचूं कि भाई आप लोग भी कुछ मेहनत कर रहे हो। अब आपके सामने एक मिशन आपको देखने को मिल रहा है, योजना दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। बुक खोलिए, रिवीजन करिए, देखिए ये मिशन कब शुरू किया गया, क्या ये उसका उद्देश्य था, क्या लक्ष्य था। आप ये चीज देखिए, खुद से देखने का कोशिश करिए। सारी चीज जब आप दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे तो फिर रिजल्ट कैसा होगा ये आपको पता है। मेहनत आपको करना है, सिलेक्शन आपको लेना है, और इतना तो आपको करना ही होगा। ठीक है, सब कुछ परोस देने से परोसने की आदत हो जाएगी, सब कुछ बस मिल जाए बना बना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय, अभी देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, कोलकाता, वाराणसी, हरिद्वार, पटना। ऑप्शंस आपके सामने दिख रहा है। राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो बैठक अभी हाल ही में आयोजित की गई हो, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित की गई है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो 30 दिसंबर को इसकी बैठक आयोजित की गई थी राष्ट्रीय गंगा परिषद की। कहाँ पे दोस्तों, कोलकाता में। ध्यान रखिएगा, इसी दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया था, जिस कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए थे, लेकिन इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में भाग लिया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे उन्होंने संबोधित किया इस बैठक को, और इस बैठक के दौरान जो है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ बातें कही। सबसे यहाँ पे साथ ही साथ ये भी देखिए कि सबसे पहले इन्होंने नमामि गंगे और पेयजल स्वच्छता परियोजना का शिलान्यास किया, उसका लोकार्पण किया, और इन्होंने कुछ चर्चा किया। सबसे विशेष मुद्दा क्या है, स्वच्छ भारत अभियान। दूसरी चीज है कि स्वच्छ भारत, जो छोटे शहरों में सीवेज से संबंधित जो समस्याएं हैं, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के नेटवर्क के विस्तार को इन्होंने बात किया कि उसका जो छोटे शहर है वहां पे जिस तरीके की जो सीवेज से संबंधित समस्या है उनको समाधान के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के नेटवर्क का विस्तार करना जरूरी है हमें। इसके साथ ही साथ इन्होंने स्वच्छता के प्रयासों को बढ़ाने के तरीकों के भी बारे में चर्चा की कि किस तरीके से वो कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए जो कि स्वच्छ भारत अभियान की तरफ अग्रसर और स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने यहाँ पे चर्चा किया। अगर हम बात करें राष्ट्रीय गंगा परिषद की, तो ये देखा जाए एक तरीके से नदी की सफाई के लिए, किस नदी की सफाई के लिए दोस्तों, गंगा नदी की सफाई के लिए एक जिम्मेदार शीर्ष प्राधिकरण है। इस बैठक में देखा जाए इस परिषद में किन किन राज्यों के जो है मुख्यमंत्री सदस्य के रूप में शामिल होते हैं, तो ये उन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे जिस जिस राज्य से गंगा नदी बहती है। तो सबसे पहले देखिए उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो इन राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य के रूप में इस परिषद में भाग लेते हैं। राष्ट्रीय गंगा परिषद की बात किया जाए तो 2019 के बाद ये पहली बैठक है। ठीक है, पहली बैठक 2019 के बाद की ये पहली बैठक है। फिर पेंडेमिक आ गया था, उसके बाद ये बैठक नहीं हो पाई थी। अब इस वर्ष जो हुई है वो हुआ है। ठीक है,
कोलकाता में किया गया आयोजन। ठीक, थोड़ा सा गंगा नदी के बारे में पढ़िए आप लोग। आज आप लोग की ज्योग्राफी की क्लास चलेगी। ठीक है, कोशिश करिए गंगा नदी का उद्गम। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, कहां से गंगा नदी निकल रही है, कहां से ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है। उत्तर प्रदेश में ये किस राज्य से प्रवेश करती है, किस राज्य से ये उत्तर प्रदेश को क्या करती है, कौन सा ये माफ करिए कौन सा ये जिला है उत्तर प्रदेश का जहां से ये जो है बिहार में प्रवेश कर जाती है। मैदान यहाँ पे उत्तर प्रदेश के किस जिले में ये पहले प्रवेश करती है। ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान देने वाली चीजें हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए आइए बात करते हैं तो ज्योग्राफी की आज आप लोग के स्पेशली ज्योग्राफी रिवीजन करिए। आइए अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का राज्य सूचना आयोग का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। तो देखिए भाई, राज्य सूचना आयोग का प्रदर्शन जो सबसे खराब रहा है, एक रिपोर्ट जारी की गई है कि भाई ये इस राज्य से राज्य सूचना, यहाँ पे सूचना आयोग के माध्यम से जितना भी अधिनियम के माध्यम से जितने भी सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास करो, ये राज्य उसका क्या करता है, रिस्पॉन्स ठीक से नहीं देता। तो ये जो राज्य है वो है दोस्तों तमिलनाडु। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो सतर्क नागरिक संगठन, ठीक है, ये एक संगठन है सतर्क नागरिक संगठन, उसने क्या किया है, जो 2021 और 22 के लिए भारत में सूचना आयोगों के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो मांगी गई जानकारी, यानी कि अगर हमने जिन राज्यों से जानकारी मांगने का प्रयास किया किसी चीज से संबंधित, उन राज्यों ने जानकारी साझा करने में तमिलनाडु का जो राज्य सूचना आयोग है उसका सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। यानी कि राज्य सूचना आयोग ने मांगी गई जानकारी को साझा करने में उसने आनाकानी की, एक तरीके से नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर भाई हम नहीं दे सकते, इसके लिए आपको राज्य की विधानसभा से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो एक तरीके से राज्य का, यानी कि तमिलनाडु राज्य का सूचना आयोग जानकारी साझा करने में सबसे बुरी स्थिति में रहा, उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। तमिलनाडु सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत देखा जाए तो मांगी गई जानकारी का कितना प्रतिशत उसने साझा किया, तो मात्र 14% ही इसने साझा किया। अगर हम बात करें दूसरे स्थान पे भाई कौन सा राज्य रहा, तो जो जानकारी मांगी गई थी उसमें 23% जो है जानकारी साझा करने के साथ ही जो महाराष्ट्र है वो दूसरे स्थान पे रहा और दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा। किस मामले में, राज्य सूचना आयोग यहाँ पे यानी कि सूचना को साझा करने के मामले में। सतर्क जो है नागरिक संगठन के मुताबिक देखा जाए, आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन आवेदनों के जवाब में केवल जो है 10 सूचना आयोगों ने पूरी जानकारी प्रदान किया है। तो हम ये देखेंगे कि सूचना को प्रदान करने में कौन कौन से जो राज्य थे उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ पे हरियाणा, फिर झारखंड। पूर्वोत्तर राज्यों की बात किया जाए तो सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो ये राज्य थे जिन्होंने जानकारी मांगने पर जो है जानकारी को 100% साझा किया है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई, ये ऐसे रिपोर्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो खासकर स्पेशली मेंस वगैरह जो लोग लिखेंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि इनासियो लूला दा सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, लूला दा सिल्वा जो है वो ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं नए। ठीक है, आइए इनके बारे में देखते हैं। स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं, तो ये वामपंथी दल के नेता हैं ब्राजील के लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। ठीक है, ये राष्ट्रपति हैं, बने हैं अभी। तो 4 साल के कार्यकाल के लिए इनका जो है चयन किया गया है और ये तीसरी बार, ध्यान रखिएगा, ब्राजील के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल होता है और ये जो है लूला दा सिल्वा, इनका ये तीसरी बार जो है ये ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। यहाँ पे देखा जाए इसके साथ ही यहाँ पे उपराष्ट्रपति भी शपथ ग्रहण किए हैं ब्राजील के गेराल्डो अल्कमिन। इन्होंने जो है ब्राजील के उपराष्ट्रपति के तौर पर जो है शपथ ग्रहण किया। देखिए हमें बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ नहीं जाना, नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चंस है। अगर हम बात करें यहाँ पे ब्राजील के बारे में, देखिए ब्राजील की कैपिटल क्या है, ब्रासिलिया। ठीक है, ब्रासिलिया जो है वो ब्राजील की कैपिटल है दोस्तों। और अगर हम बात करें यहाँ की मुद्रा के बारे में दोस्तों, तो ब्राजीलियन रियल जो है वो यहाँ की मुद्रा है। और आप ये देख रहे हैं ब्राजील दोस्तों साउथ अमेरिका में स्थित ये देश है। ठीक है, और अगर हम इसके बारे में देखें तो ब्राजील, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसकी सीमाओं के बारे में कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, देखिए पेरू से लग रहा है, कोलंबिया से, वेनेजुएला से, गुयाना से,
सूरीनाम से, फ्रेंच गुयाना से, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल्विया से, पराग्वे से, ठीक है, और उरुग्वे से। कई बार क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि कौन से ऐसे राज्य हैं जिनसे जो है ब्राजील की सीमा नहीं लगती है। कई बार ऐसा देखने को प्रश्न पूछा गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए चिली की जो है वो सीमा नहीं लगती है, ठीक है, ब्राजील से। और एक और ऐसा राज्य है, मतलब ऐसी कंट्री है जिसका जो सीमा नहीं साझा करती है, वो भी आप देख लीजिए, ठीक है, इक्वाडोर, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए, इक्वाडोर यहाँ पे है नहीं, इक्वाडोर जो यही पे कंट्री है, इक्वाडोर। और साथ साथ चिली जो है वो ब्राजील से अपनी सीमा नहीं साझा करती है। क्षेत्रफल के मामले में दोस्तों देखा जाए तो ब्राजील जो है दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो आपको कौन देखने को मिल रहा है दोस्तों, रसिया। फिर देखा जाए यहाँ पे कनाडा, कनाडा के बाद चाइना, चाइना के बाद आप देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका, माफ करिएगा, यहाँ पे रूस है, ठीक है। सबसे अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, एरिया वाइज देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कनाडा दिखने को मिल रहा है, ठीक है, रूस, ठीक है, रशिया, कनाडा। कनाडा के बाद देखा जाए दोस्तों तो यूएसए, ठीक है, यूएसए के बाद अगर बात किया जाए तो कौन सी कंट्री आ जाती है दोस्तों, चाइना। फिर आती है ब्राजील, ठीक है, ब्राजील आ जाती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ब्राजील के बाद अगर देखा जाए दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया आती है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद देखा जाए तो इंडिया। इंडिया का देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां क्रम है, और अगर हम 5वें क्रम पे देख रहे हैं ब्राजील, तो ये क्रम भी याद रखिएगा, आपसे पूछा गया है एग्जाम में, तो ये ब्राजील से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है। तो केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की जो आधारशिला रखी गई है गृह मंत्री जी के द्वारा, वो रखी गई कर्नाटक में। ध्यान रखिए, कर्नाटक में इसके पहले भी जासूसी प्रशिक्षण संस्थान था और एक स्थान पे फिर से ओपन किया गया, तो वो प्लेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के देवनहल्ली में, क्या इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है। तो कहां पे दोस्तों, देवनहल्ली, ठीक है। यहाँ पे ये तो है 6वां, ध्यान रखिएगा, जासूसी प्रशिक्षण संस्थान है, किसके तहत, तो यहाँ पे जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का ये 6ठा जो है केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान। इसके पहले भी 5 थे। देखिए, जो सबसे पहला जो जासूसी प्रशिक्षण संस्थान खोला गया था केंद्रीय, वो कोलकाता में खोला गया था दोस्तों। कब खोला गया था, 1958 में। फिर अन्य अगर बात करें कौन कौन से जो 4 हैं, तो हैदराबाद में है, फिर उसके बाद बात किया जाए चंडीगढ़ में, फिर जयपुर में, फिर गाजियाबाद में, ठीक है। तो ये जो है अन्य जो खोले गए हैं। अगर हम बात करें किसके बारे में दोस्तों, यहाँ पे केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की बात करें तो ये जो कर्नाटक में खोला गया देवनहल्ली में ये जो है जो केंद्र पड़ोसी जो राज्य हैं, जैसे कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दमन एंड द्वीप, वहां के फॉरेंसिक जरूरतों को ये पूरा करेगा। देवनहल्ली जो प्रशिक्षण जासूसी प्रशिक्षण संस्थान है। इसकी बात करें जो जासूसी प्रशिक्षण संस्थान का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो ये जो डिप्टी एसएसपी है, डिप्टी एसएसपी रैंक के तहत जो पुलिस कर्मी है उनको ये प्रशिक्षण प्रदान करता है, ये केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान। ध्यान रखिएगा किसके अंतर्गत आता है, तो ये केंद्रीय, ये ध्यान रखिएगा केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत जो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो है उसी के तहत ये आता है, ठीक है। और ये देश का 6ठा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नए साल का त्योहार तामू लोहसर मनाया गया है। देखिए, इस तरह के त्योहार और महोत्सव से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तामू लोहसर जो मनाया गया है दोस्तों, ये सिक्किम में मनाया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिक्किम में एक नेपाली तुरुंग समुदाय है, उनके द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। 30 दिसंबर 2022 को मनाया गया है। ये 9 वर्ष तम्मू लोहसर त्योहार मनाया गया, ठीक है। जो त्योहार मनाया जाता है तम्मू लोहसर किसके द्वारा, गुरुंग, जो कि ये एक नेपाली समुदाय है गुरुंग, और ये 9 वर्ष की शुरुआत का ये प्रतीक होता है ये त्योहार। यहाँ पे अगर हम इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो ये जो है दिन जो है 30 दिसंबर और विक्रम संवत की पूस महीने के 15वें दिन पर पड़ता है, ठीक है। कौन सा फेस्टिवल यहाँ पे, तो तम्मू लोहसर, जो कि एक इनका प्रतीक है, नए साल का प्रतीक है। इनका जो है नया साल 30 दिसंबर से शुरू हो गया। अगर हम बात करें गोरुंग की,
तो ये मध्य नेपाल के जो हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढलान पर ये रहने वाले पहाड़ी लोग हैं, ध्यान रखिएगा, गोरुंग। और यहाँ पे जो है अगर हम कुछ और भी महत्वपूर्ण बात करें, जो त्योहार है जो सिक्किम में मनाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, लोसर, सोनम लोचर, ठीक है, रामनवमी जिसको हम वेत्ते दरसे कहते हैं, फिर सागा दावा, गुरु रिपोचे के थुंकर छेचू, और यहाँ पे वेंदना, लहबसोल, यहाँ पे कार्डेग्य नृत्य और लोसुंग या फिर नामसुंग। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण जो फेस्टिवल हैं जो सिक्किम में सेलिब्रेट किए जाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। हम सिक्किम जातियों की बात करें दोस्तों तो देखिए लेप्चा, भूटिया, नेपाली, ये सब सिक्किम की जनजातियां हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है लेप्चा भूटिया, तो कई बार पूछा गया लेप्चा भूटिया ये कहाँ पे किस राज्य से संबंधित है, तो ये पूछा गया। तो फेस्टिव ध्यान रखिएगा। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 पुरुष अंडर 18 खिताब जीता है? तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का जो पुरुष अंडर 18 का खिताब जीता है दोस्तों, वो जीता है मध्य प्रदेश ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इसके बारे में बात करें तो ये हॉकी में जो मध्य प्रदेश ने भुवनेश्वर में, ध्यान रखिएगा, ये भुवनेश्वर जो कि कैपिटल है किसकी दोस्तों, उड़ीसा की, वहां पे खेलो इंडिया यूथ गेम का पुरुष के अंडर 18 क्वालिफायर जो मैच हुआ था उसमें जीता किसने है, यहाँ पे मध्य प्रदेश ने जीता है। किसको हरा करके दोस्तों, उड़ीसा को ही हरा करके 5-6 से हरा करके ये खिताब जीत लिया। क्वालिफायर यानी कि क्वालिफाई किए थे खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए। इस प्रतियोगिता में देखा जाए झारखंड, यहाँ पे हरियाणा ने झारखंड को 2-1 से हरा करके तीसरा स्थान हासिल किया है, ठीक है। इसके साथ ही देखा जाए कौन कौन क्वालिफाई किया है किसके लिए, जो खेलो इंडिया यूथ गेम का 2023 में होने वाला है मध्य प्रदेश में, उसके लिए अगर पुरुषों में देखा जाए, पुरुष टीम में, तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा और झारखंड, ये जो 2023 में मध्य प्रदेश में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। अगर हम बात करें वही महिलाओं की टीम की, तो हॉकी हरियाणा की जो महिला टीम है वो विजेता रही है, किसको हरा करके दोस्तों, मध्य प्रदेश को हरा करके। देखिए पुरुषों में मध्य प्रदेश जीता है, उड़ीसा को हरा करके। महिलाओं की बात करें तो हरियाणा की टीम जो है विजयी रही है। हरियाणा की टीम ने मध्य प्रदेश को 2-1 से हरा दिया है और क्वालिफाई कर लिया है किसके लिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के लिए क्वालिफाई कर। कहाँ पे होने वाला है दोस्तों, तो महिला अंडर 18 क्वालिफायर खिताब जीता है किसने, हरियाणा ने जीता है, जो कि मध्य प्रदेश में होने वाला हिस्सा। अब इसी के साथ साथ 2023 में जो मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम होने वाला है महिला का, उसमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी देखेंगे कौन सी फाइनल है, यहाँ पे जब खेल होगा, मैच होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, उसमें देखेंगे। तो हॉकी से रिलेटेड ये सारी चीजें थी, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? निम्न में से जो ये देखिए एक नियुक्ति की बात यहाँ पे की गई है, अपॉइंटमेंट है, और किसके जो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, वो है दिनेश कुमार शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है। आइए इनके बारे में देखिए, स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो दिनेश कुमार शुक्ला जी नियुक्त किए गए हैं, और इनका जो कार्यकाल होगा इस पद पर वो 3 साल की अवधि के लिए होगा। 3 साल के लिए जो है इस बोर्ड के ये अध्यक्ष रहेंगे। अगर हम परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के गठन की बात करें दोस्तों, तो इसका जो गठन हुआ था वो 15 नवंबर 1983 को हुआ था। किसके द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा, ठीक है। और किस अधिनियम, तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत कुछ नियामक और सुरक्षा कार्यों को करने के लिए किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे परमाणु ऊर्जा अधिनियम जो आया था 1962 में, उसके तहत कुछ ऐसे नियामक थे, कुछ ऐसे सुरक्षा कार्य थे, उन कार्यों को पूर्ति करने के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया था। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का 1983 में किया गया था। किसके द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया था। अगर हम परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की बात करें तो ये जो है बोर्ड का नियामक प्राधिकरण परमाणु ऊर्जा अधिनियम और पर्यावरण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्रख्यापित नियमों और अधिसूचनाओं से किया गया था, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, कहाँ पे इस बोर्ड का, ये मुंबई में इसका मुख्यालय, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट ध्यान रखेगा, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला। आइए भाई अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य की कलसा बंदुरी पेयजल परियोजना को मंजूरी दिया है? बहुत दिनों से यह प्रस्तावित किया गया था राज्य सरकार के द्वारा, कलसा बंदुरी, माफ करिएगा, बंदुरी पेयजल परियोजना को, जिसको केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में मंजूरी दे दिया गया है। और ये प्रस्तावित जो परियोजना थी
पेयजल परियोजना वो थी कर्नाटक के द्वारा। ठीक है, तो कर्नाटक ने केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये कर्नाटक ने जो है, केंद्र सरकार ने कर्नाटक की जो कलसा बंदुरी पेयजल परियोजना है उसको मंजूरी दे दिया है। और यहाँ जो केंद्र सरकार का जो केंद्रीय जल आयोग है उसने परियोजना की एक संशोधित विस्तृत रिपोर्ट को मंजूरी दी है, जिसे राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया था। अगर हम दोस्तों इसके बारे में बात करें, ये चीज है जो केंद्रीय जल आयोग है उसने कर्नाटक को कलसा बंदुरी परियोजना के तहत महादई नदी से अपने हिस्से का 3 मेट्रिक टन, ठीक है, टीएमसी पानी लेने की अनुमति दी है। ध्यान रखिएगा, टीएमसी पानी लेने की अनुमति दिया है। तो अगर हम बात करें इसके बारे में, इस परियोजना की, तो इस परियोजना में महादई, जिसे देखिए किस नाम से जाना जाता है, मंडोवी के नाम से जाना जाता है, कि पानी को कलसा और बंदुरी नहरों में मालप्रभा नदी में मोड़ने का प्रस्ताव था। देखिए प्रस्ताव रखा था। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। महादई नदी है, ठीक है, महादई नदी 77 किलोमीटर लंबी ये महादई नदी है, ठीक है, जो कि कहां से दोस्तों निकलती है, अगर हम देखें ये कहां से निकलती है, तो कर्नाटक का एक जिला है बेलगाम जिला। ध्यान रखिएगा, बेलगावी जिला। और बेलगावी जिले में जो है ये एक भीमगढ़ है, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, वहां से ये क्या करती है, निकलती है, उत्पन्न होती है। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें से ये 29 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 29 किलोमीटर तो ये कर्नाटक में बहती है, और फिर बहते हुए कहाँ चली जाती है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए ये बह रही है, ठीक है, और 29 किलोमीटर ये बहती हुई महादई नदी, और ये प्रवेश कर जाती है कहाँ पे दोस्तों, गोवा में। ठीक है, गोवा में ये प्रवेश कर जाती है, और वहां पे 55 किलोमीटर बहती है, माफ करिएगा 52 किलोमीटर बहती हुई ये कहाँ चली जाती है, यहाँ पे अरब की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें इसके बारे में, देखो कर्नाटक सरकार जो है इस नदी की 2 शाखाएं, ठीक है, कौन सी दोस्तों, एक तो आपका कलसा है, ठीक है, कलसा हो गया दोस्तों, और दूसरी बात करें बंदुरी। ठीक है, ये दोनों शाखाओं की बात करें तो इन दोनों शाखाओं पर क्या करना चाहता है, बांध बना करके इसके पानी को मोड़ना चाहता है। ठीक है, इसके पानी को मोड़ करके एक तरीके से प्लान ये है कि जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है कर्नाटक का, ठीक है, लगभग 13 शहर जो है वो पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं, काफी सूखा से प्रभावित। उत्तरी कर्नाटक के 13 जिले, जिसमें से बात किया जाए, देखिए धारवाड़ हो गया, ठीक है, धारवाड़ हो गया, बेलगावी हो गया, आप देख ही रहे हैं बेलगावी। ठीक है, बात करें यहाँ पे बागलकोट की, ठीक है, और वहीं बात करें किसकी दोस्तों, आपके गदंग की। ठीक है, ये सारे क्षेत्र इस 13 जो है शहरों में शामिल हैं, और ये काफी सूखाग्रस्त क्षेत्र है। इस तरीके से ये जो पूरे क्षेत्र मिला दिए जाए दोस्तों, तो ये राजस्थान के बाद देश के दूसरे सबसे ज्यादा सूखा क्षेत्र है, सूखाग्रस्त क्षेत्र। और ये जो है राजस्थान, जो कर्नाटक की सरकार वो यही करना चाहती है कि इनकी 2 धाराओं पे, कलसा और बंदुरी जो है धाराएं हैं, जो कि महादई नदी पर है, नदी की सहायक नदियां हैं, उन पर बांध बना करके उनके पानी को रोक करके इन क्षेत्रों में जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उनको क्या करे, पानी की समस्याओं से निजात दिलाए, पेयजल सुविधा उनको प्रोवाइड करे। ठीक है, महानदी को ध्यान रखिएगा, मांडवी नदी से भी नाम से जानते हैं, गोवा में इस नदी को, महादई नदी को मांडवी के नाम से जानते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हैं अब, जो कि अब इस पे अगर आप बांध बना दोगे तो कहीं ना कहीं इसका जो जल अन्य राज्यों में जा रहा है, जैसे यहाँ पे गोवा, तो कहीं ना कहीं भाई प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो इसी का इसका विरोध किया, गोवा ने विरोध किया, जिस कारण से जो है ये काफी चर्चा में रहा है। ठीक है, तो उत्तरी गोवा के जिले में जब ये प्रवेश करती है, जिसके बाद ये अंतर्राज्यीय विवाद का कारण बन गया है, और इन समस्याओं को दूर करने के लिए जो एक प्रस्ताव रखा गया था कर्नाटक सरकार के द्वारा, जिसको अभी मंजूरी दे दिया गया है, किसके द्वारा दोस्तों, ये मंजूरी दिया गया है केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। लेकिन अभी भी देखिए आगे अभी प्रोसेस है, क्या होता है, तो इसके रिलेटेड आप चीजें ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों अभी हाल फिलहाल का चर्चा में इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अपने आप में ध्यान रखिएगा कि कलसा बंदुरी पेयजल परियोजना, जरूर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, स्पेशली आपके अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की। हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा कहां पे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेंगलुरु में बनाया जाएगा, IISc बेंगलुरु में बनाया जाएगा। वही बात करें अभी हाल ही में जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, उन्होंने राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है किसे, तो ये भारत वंश के हैं, ये भारतीय मूल के हैं, राजीव वाडियाल, उनको जो है शामिल किया है कमला हैरिस जी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में। वही बात करें सामाजिक
सामाजिक उपलब्धियों के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। किसको? एस.के. राव को सम्मानित किया गया है। आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है किसको? तो पुरुष वर्ग में देखा जाए अर्शदीप सिंह को, और अगर महिलाओं में देखिए 2 को नामित किया गया है, याशिका को भाटी, ठीक है, याशिका भाटी और रेणुका सिंह को नामित किया गया है। और लास्ट है कि हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया दोस्तों। कब मनाया गया? 1 जनवरी को मनाया गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया और उम्मीद करती हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप लोग काफी अच्छा आंसर कर रहे हैं। आज भी जो क्वेश्चंस पूछे गए उनके आंसर करिए आप लोग। बाकी वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए आप लोग। बाकी डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए, डाउनलोड करिए और अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए। बाकी फिर मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।